तो हेलो गवर्नमेंट ट्वेल्व कैसे आप लोग, उम्मीद करते सभी को अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है 1857 की क्रांति। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों का एक साथ वीडियो आता है, आप सभी को पहले से पता है। जो बच्चे नहीं जानते होंगे, आप इससे पहले के जितने भी वीडियो आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो दोनों किताबों के एक साथ पढ़ाता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में कुछ चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी अलग दी हुई है। अमूमन चीज़ें जो है एक साथ दिया गया है, लेकिन जो भी चीज़ अलग दिया गया है उस सबको पकड़ कर रखा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आए छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और एक इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिस क्वेश्चन को देखकर आपकी माथा चकरा गई थी, जैसे कि थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा। ठीक है, तो वो टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा और उसके आगे पीछे जितने भी चीज़ें दी गई सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, ताकि आने वाले आगामी एग्जामों में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटा। ठीक है, तो शुरू करता है 1857 की क्रांति। एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बातें को समझेंगे। नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है नीतियाँ एवं लोग। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी अंग्रेजों की नीतियाँ थी जिसके कारण लोग जो थे परेशान थे। नीचे देखेंगे सबसे पहली कारण क्या था, नवाबों की छिनती सत्ता। एक्चुअली में क्या था ना कि आप सभी पिछले अध्याय में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो शुरुआती समय में 1857 की जो 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई, उसके बाद बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई, धीरे धीरे उसके बाद जो 1761 ईस्वी में पानीपत की जो लड़ाई हुई, इन सभी में धीरे धीरे भारतीय शासकों की शक्ति खत्म होती गई और अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ते गया। जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेज जो है धीरे धीरे भारतीय सत्ता में शामिल होने लगे और भारत पर शासन करना अपना शुरू कर दिए, है ना। अब जब शासन करना शुरू किए तो अपने कंट्रोल में सारे देश को ले लिए, और जिससे क्या हुआ कि मन चाहे उन्होंने राजस्व लगाया। जैसे कि राजस्व के बारे में पढ़े हैं कि रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था चालू कर दी, जिससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में धीरे धीरे आक्रोश पैदा होना है, क्योंकि लोगों को परेशानियां बढ़ने लगी। अंग्रेज ज़बरदस्ती कर वसूलते थे, ज़बरदस्ती काम कराते थे, और साथ ही साथ में अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें करना शुरू किया। और जितने भी राजा महाराजा थे ना, उनको धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। हटाना शुरू दिया कैसे, किसी में कहीं और नियम लगा के, जैसे एक सहायक संधि लाएगा, विलय नीति लाएगा, है ना। तो ये सब अलग अलग नीति ला के यहाँ पर नवाबों को उनके पद से हटाना शुरू कर दिया लोग, उनके सत्ता को हथियाना शुरू कर दिया लोग, जिससे नवाब, जिससे शासक, जिससे राजा क्या थे, काफ़ी परेशान थे और सब अपने जगह पर घुसाए थे। लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, कोई अंग्रेजों को इतनी बड़ी सत्ता को आवाज़ विद्रोह करने के लिए ताकत नहीं रखता था। लेकिन हुआ क्या कि जब सिपाही विद्रोह हुआ, तो सिपाही विद्रोह के बाद सारी जितने भी अंदर जो खुन्नस दबा के रखे हुए थे, जितनी भी जनता थी, चाहे वो राजा थे, चाहे वो शासक थे, चाहे कोई भी थे, वो सभी ने क्या किया, इस विद्रोह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कारण क्या थे, सबकी प्रॉब्लम थी। सबकी प्रॉब्लम का एक ही समस्या था कि सबसे लड़कर झगड़कर उसमें से अपनी समस्याओं को दूर करना और अंग्रेजों के यहाँ खदेड़ कर भगाना। ठीक है, तो क्या क्या समस्याएं थी, किन किन को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, सारे बच्चों को एक एक करके समझेंगे। नीचे आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है, उदाहरण के तौर पर झांसी की रानी। एक्चुअली में झांसी की रानी के अपना पुत्र नहीं था, वो गोद लिए पुत्र थी, मतलब कि दूसरे बच्चे को वो गोद ली हुई थी, जिसे बोला जाता है दत्तक पुत्र। अंग्रेजों ने एक नीति लाया था कि उसमें कि आप किसी और बच्चे को अगर गोद लिए हुए, आपका कोई वंश नहीं है, तो ये जो सत्ता है, ये यानी ये जो राज दरबार है ना, ये जो एरिया जो है ये हमारे अधीन आ जाएगा। यानी कि आप दूसरे को किसी भी यहाँ पर शासक नहीं बना सकते, आपका कोई वंश नहीं है, तो इसका मतलब है कि अंग्रेजों का ये एरिया हो गया। ठीक है, इस तरह बहुत सारी ऐसी नीतियाँ थी जिससे अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए थे। नीचे आएंगे तो देखेंगे तो बाजीराव द्वितीय जो थे, बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, नाना साहब थे, इनको भी हटा दिया गया था और हटा के इनको कानपुर भेज दिया गया था कि वहीं पर जाइए, शांति से बैठिए और वहाँ पे रखे आप पेंशन भोगी रहिए, मतलब पेंशन लीजिए, खाइए, मस्त रहिए। लेकिन अंतिम समय आते आते, जैसे कि 1857 की क्रांति के समय आते आते, नाना साहब का पेंशन को भी कटौती कर दिया लो, कुछ हद तक इनको तो बंद ही कर दिया लो पेंशन, जिससे नाना साहब गुस्सा गया। ठीक है, नाना साहब थे कौन, तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, तो इनका पेंशन बंद कर दिया गया, जिससे ये भी काफ़ी नाराज थे कि भाई साहब जब पेंशन नहीं मिलेगा तो इनको टेंशन धर लिया कि भैया पेंशन नहीं तो हम कैसे जिएंगे, है कि नहीं है। तो ये भी मन गुस्साए थे, अंग्रेजों के खिलाफ ये आवाज़ उठाना चाहते थे, अंग्रेजों के खिलाफ ये बोलना चाहते थे। उसके बाद से नीचे देखेंगे तो अवध में क्या हुआ ना, अवध को जो सहायक संधि जो आई थी, सहायक संधि तो शुरू से आ गया था। अवध जो है 1856 ईस्वी में एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन ये पूछता है, पिछले दिन में पढ़ा चुका हूँ कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहले कौन था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहले था राज्य जो था वो हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे सभी जगहों को अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया, हड़प नीति लाया। उसके बाद डलहौजी क्या किया था, एक नियम बनाया कि वो जानता था कि भारत में सबसे बड़ा इस समय जो है शासक है वो मुगलों का वंश बचा हुआ है, बहादुर शाह जफर। तो क्या किया, नियम बना दिया 1849 में कि जो मुगल जो हैं ये अब लाल किला के दरबार में नहीं रहेंगे, ये छोटे से किसी घर में रहेंगे जो दिल्ली के बाहर हो या दिल्ली के किसी भी एरिया में रहेंगे, लेकिन लाल किला जैसे इस बड़े महल में नहीं रहेंगे।
ये बनाया था कौन, डलहौजी बोला था, उस समय गवर्नर जनरल वही था। उसके बाद गवर्नर जनरल आ रहा है कैनिंग। कैनिंग कह रहा है कि भाई साहब है ना, कि इतना ही नहीं, वो क्या किया कि जफ़र को बोला कि बहादुर से जफ़र, अब तुम्हारे बाद कोई तुम्हारा जो वंशज होगा वो बादशाह या शासक नहीं कहलाएगा, वो एक छोटा सा राजकुमार टाइप का रहेगा, ठीक है। और मतलब अंग्रेजों का दिमाग लगा दिया कि धीरे धीरे इनके वंश को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने इन द सेंस मतलब कि इनको राजशाही शासक से राजतंत्र से को दूर हटा देंगे और सत्ता को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेंगे। ये आदत बना रहे थे अंग्रेज कि लोग एक्सेप्ट कर ले कि हमारे देश के शासक है, हमारे देश के राजा है, बाकी तुम्हारे लिए कोई नहीं है मसीहा या कोई नहीं है तुम्हारे मतलब शासक या राजा, ठीक है ना। किसान और सिपाही क्यों परेशान थे भैया? तो किसानों की तो हालत आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं लोग की, जो व्यवस्था थी भू राजस्व व्यवस्था, उसे किसान की हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही थी। उस पर से था लोग महाजन और दीकू गैर आदिवासी जो थे लोग, ठीक है, जो कि ये और ज़्यादा कर्ज वगैरह से इनको थोप दिए थे लोग किसानों पर। और सिपाही क्या प्रॉब्लम था एक्चुअली में, क्या था ना कि सिपाही वही लोग बने हुए थे जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं था, मतलब हर तरह से लाचार थे ना। वो क्या किए कि मोस्टली जो थे लोग वो अंग्रेज़ों में सिपाही की नौकरी ज्वाइन कर लिए। उनके पास एकमात्र रोजगार का साधन था सिपाही, ठीक है। रोजगार तो वहाँ मतलब रोजगार के लिए तो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे उनके अंदर बहुत सारी चेंजिंग बदलाव देखने के लिए मिलने लगा। जैसे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपने बहुत सारे नियम बनाए। जैसे एक ही नियम नीचे देखेंगे तो 1824 ईस्वी में, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 1824 ईस्वी में एक नियम बना, जिस नियम के तहत कहा गया कि आपको क्या करना है कि समुद्र के रास्ते, मतलब देश विदेश कहीं भी लड़ाई होगा तो समुद्र के रास्ते जाना पड़ेगा। अब ये समुद्र के रास्ते जाना पड़ेगा, इसमें क्या बात थी, बड़ी बात क्या थी एक्चुअली में, क्या था कि भारतीय धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से समुद्रों के रास्ते कहीं भी जाना एक अपशगुन माना जाता था, ठीक है। इससे भारतीय सैनिक क्या किए, इसका विरोध किए। अंग्रेजों ने इस विरोध को मतलब कोशिश किया दबाने के लिए, समझाने की कोशिश किया कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग तो समुद्र के रास्ते आए। लेकिन भारतीय जो है नहीं मानते थे, ये उसको अपशगुन मानते थे, नहीं मानते थे। जिसके वो तहत क्या हुआ कि उनको समझाया गया, फिर भी वे नहीं माने। जब देखेंगे नीचे आएंगे तो 1856 ईस्वी में क्या हुआ कि 1856 में उनको 1856 में एक नया कानून बना दिया गया कि भाई साहब आपको रहना तो रहिए नौकरी में, ना तो यहाँ से निकल जाइए, आपको तो जाना ही पड़ेगा समुद्र के रास्ते। कि जो सिपाही थे वो मजबूर थे, मतलब मजबूर इसलिए थे क्योंकि उनके पास दूसरा कोई कार्य था नहीं, और मजबूरी में वो सिपाही की नौकरी भी कर रहे थे। तो भले ही वो बात मान लिए कि समुद्री रास्ते हम ठीक है जाएंगे, लेकिन मन ही मन उनको इस बात का ठेस था, इस बात का गुस्सा था कि हमारी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे समझते हैं। अब सुधार की प्रक्रिया क्या है कि भारतीय समाज में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं थी जो कि गलत थी। देखो हर एक धर्म में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत कमियां रहती है, ठीक है। जैसे कि सती प्रथा था, ठीक है, मुस्लिमों में मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने पर रोक था, ये बहुत सारी ऐसी कमियां थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसको सुधार करने की कोशिश किया। एक्चुअली अंग्रेज जो है भारत के लोगों के हित में काम नहीं कर रहे थे, वो उनको लगा बुरा, तो उनको ख़राब लगा ये नियम कानून, तो उन्होंने सुधार करना शुरू किया, है ना। उन्हें इससे मतलब नहीं था कि भारतीय समाज क्या है नहीं है, वो चाहते क्या थे कि भारतीय समाज को अपने समाज के रंग में रंग दे, यानी कि वेस्टर्न कल्चर, यानी जो पश्चिमी सभ्यता थी वो भारतीय सभ्यता में थोपना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि भारतीय जो रीति रिवाज में बहुत सारी कमियां हैं, तो उस कमियों को पहले उजागर किया, लोगों को बीच रखा, ताकि लोग को एहसास हो कि सही बात है कि हमारी जो सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है इसमें कमी है, ये तो बात है। और जो पश्चिमी संस्कृति है उसमें सही है, सब कुछ सही है, उसमें सबको बराबरी का हक दिया गया। ये एहसास दिलाया अंग्रेजों ने, ताकि लोगों में मतभेद पैदा हो जाए और लोग ग्रुपों में बढ़ जाए। कुछ लोग अंग्रेज को सपोर्ट करें और कुछ लोग जो है जो पहले से रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी के थे, मतलब रूढ़िवादी मतलब होता है कि पुराना विचारधारा वाला, कि जैसे नियम है वैसे ही रहेगा, तो उसके विचारधारा में लड़ा। इसे समाज को बांटने की शुरू किए। इससे क्या हुआ ना कि ये अंग्रेजों जो सुधार करना शुरू किए, कुछ लोगों का विरोध हुआ, कुछ लोगों का समर्थन हुआ, है ना। तो इससे आगे जाके इसका नुकसान देखना पड़ेगा भारतीय जनताओं को। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ 1830 ईस्वी के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरी का लाया। ईसाई मिशनरी मतलब क्या होता है, ईसाई धर्म के जो क्या बोलते हैं उसको, साधु संत को क्या बोला जाएगा, पादरी जो थे, है ना, ईसाइयों के धर्म गुरु जो थे, वो उनको भारत में पूरी तरह से इजाज़त दे दिए कि अब तुम घूम घूम के भारत में जाओ और सब लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, लालच दो, किसी भी तरह करो, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे में 1855 ईस्वी में एक ऐसा कानून बना दिया गया था कि जो भी ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करेगा, उनके जितने भी घर द्वार
परिवार है उनको मतलब उससे पूरी तरह से बराबर का हक मिलेगा, उनके ज़मीन पर उनकी पुश्तैनी अधिकार मिलेगा। मतलब समझिए सिंपली बात है कि जो ईसाई धर्म एक्सेप्ट करता है उनको हर तरह से छूट दिया जाएगा अन्यथा। और सेम यही काम तो पहले मुस्लिम शासकों ने भी किया था। मुस्लिम शासकों ने जो इस्लाम धर्म कबूल करते थे उनको बहुत सारे संरक्षण दिया जाता था, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे से मुस्लिम शासक थे जो ठीक थे, लेकिन मोस्टली देखा जाएगा तो उन्होंने भी सेम यही नीति अपनाया था। बाद में अंग्रेजों ने आया तो यही नीति अपनाया। तो भारतीय लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी, है ना, कि ये इस तरह का कि धर्मांतर करो और उसके लिए बहुत सारा प्रलोभन पाओ या उसके लालच के बदले भी ये करो। तो भारतीय समाज इससे लड़ते आ रही थी। तो ईसाइयों ने भी कोशिश किया लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं माना, है ना। धर्मांतर उन्हीं का हुआ जिनके साथ भारत में भी व्यवहार गलत हो रहा था, वे लोग धीरे धीरे ईसाई में कन्वर्ट होना शुरू किए, ठीक। तो ये इससे क्या हुआ ना कि कुछ समाज जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने लगे कि हमारा धर्मांतर कर रहा है, ठीक है, पुरखों की। और ये बहुत सारा लालच दिए थे। नीचे आएंगे तो देखेंगे तो 84 नियमों का एक सूची बना। अब ये भैया 84 नियमों का सूची क्या भैया, तो नीचे एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखेंगे तो महाराष्ट्र के गाँव में ब्राह्मण विष्णु भक्त गोडसे जो थे, ब्राह्मण विष्णु भक्त गोडसे ने एक किताब लिखा था जिसके पुस्तक का नाम था माझा प्रवास। याद रखिएगा, माझा प्रवास किसी किताब है। तो विष्णु भट्ट गोडसे के कौन थे भैया, तो ब्राह्मण थे, कहाँ के, महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। तो महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जिसका नाम था विष्णु भट्ट गोडसे, जिन्होंने किताब लिखा माझा प्रवास, ठीक है। माझा प्रवास में उन्होंने एक अपने जो विष्णु भट्ट गोडसे और उनके चाचा जो थे मथुरा में आयोजित एक यज्ञ में भाग लेने गए थे। वहाँ पर किसी सिपाही से उनकी बात होती है। तो सिपाही से बात करते समय अब उन्हें पता चलता है कि सिपाही कहते हैं, मतलब ये लोग समझाना शुरू करते हैं सिपाहियों से कि तुम ये नौकरी छोड़ दो सिपाही का, भारतीय लोगों के साथ में आओ, क्या ये अंग्रेजों गुलामी कर रहे होते। सिपाही ने बताता है कि आप लोग सतर्क हो जाइए, बहुत जल्द अंग्रेज जो है एक ऐसे कानून लेके आ रहा है जिसमें सब चीज़ बदल देगा, भारत का हर नियमों कानूनों को बदल देगा, हर तरह से चेंज कर देगा, धार्मिक चीज़ों पर पूरी तरह से प्रहार करेगा, है ना। तो उसी को 84 नियमों कहा गया कि 84 नियम यानी भारतीय कानूनों को पूरी तरह से बदलने की एक लिस्ट बना कर रखे हुए थे अंग्रेज, और बहुत तेज़ी वो लागू करने वाले थे, जिसका नतीजा धीरे धीरे अफवाह फैलना शुरू हो गया। और उसका नतीजा होगा कि आगे जाकर 1857 की क्रांति हम लोग को देखने को मिलेगा। बस इसमें याद ये करने वाला है हम लोग को कि जो ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे थे उनकी किताब का नाम था माझा प्रवास, जो कि महाराष्ट्र के थे। और समझ नाम आ गया थे। यहाँ आएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है, यहाँ एक और चीज़ है, सूबेदार सीताराम पांडे जो थे, वही सीताराम पांडे जो है वो सूबेदार जो सीताराम पांडे ये सूबेदार थे। तो सीताराम पांडे इन 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी के सिपाही के तौर पर इन्हें भर्ती दिया गया। 48 देखिए ये जो सूबेदार थे, सूबेदार सीताराम पांडे जो थे एक्चुअली में जो थे ना ये सूबेदार थे। सूबेदार एक पोस्ट होता है सिपाही का, ठीक है। और ये अंग्रेजों के शासनकाल में सिपाही रहे हुए थे, ठीक है। 1860 ईस्वी तक ये शासन मतलब सिपाही के रूप में वहाँ सेवानिवृत्त रहे, ठीक है। उसके बाद से 1860 के बाद ये निकल गए। उसके बाद से ये क्या हुआ ना कि 48 साल के नौकरी में उन्होंने 48 साल के अपने नौकरी में उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज़ों के सपोर्ट में युद्ध लड़ा या सिपाही के तौर पर अंग्रेज़ों के साथ में रहे। और इनके खुद के बेटे जो थे, इनके बेटा जो थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की तो अपने बेटा को ही खुद अपने आंखों के सामने मरवाए या मतलब अंग्रेज़ों ने मारा, तो ये खुद उनको देखे, ठीक है। अफसर उस समय अफसर था, एक नाम था नारगेट, अफसर नारगेट था। इनके बारे में क्यों पढ़ रहे लो, एक्चुअली में क्या था कि किताब लिखे थे, किताब का नाम था ना फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार तक की कहानी। सिपाही क्वेश्चन पूछ देगा कि फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार जो ये किताब को किसने लिखा था। तो एक्चुअली में इस किताब का इंग्लिश वर्जन लिखा था नॉरगेट ने, लेकिन ओरिजिनल जो किताब था उस किताब को लिखे हुए थे सीताराम पांडे। किसने लिखे थे भैया, तो सीताराम पांडे ने 1861 ईस्वी में अवधी भाषा में, किस भाषा में, अवधी भाषा में इसका अपने संस्करण में लिखे, जिसका नारगेट ने अपने अंग्रेजी में अनुवाद किया फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी सिपाही से सूबेदार। तो क्वेश्चन पूछेगा सिपाही से सूबेदार जो है इसको अवधी भाषा में किसने लिखा था, तो सीताराम पांडे ने लिखा था, ठीक है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, तो नारगेट ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। बस इतना याद रखिएगा इनके बारे में, और कुछ इनको जानने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है, सीताराम पांडे के बारे में। अब यहाँ मेरठ के दिख रहे हैं कि फोटो दिख रहा है आपको कि मेरठ के जो सिपाही थे वो अंग्रेजों के खिलाफ अपने ही अफसर के खिलाफ हल्ला बोल दी और घुस के अफसर को मारना शुरू कर दिया। आगे आएंगे इसके बारे में समझेंगे। यहाँ देखेंगे तो एक अफवाह फैल गई कि कारतूस में जो है ना गाय और सूअर की चर्बी लगी। एक्चुअली में क्या था ना कि जो गोली था ना, गोली में लग जाता था जंग, गोली में क्या लग जाता था, जंग लग जाता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग क्या लगाया कि जो गोली है ना इसको क्या करते हैं कि जो गोली है इसको हम लोग क्या करते लोग कि चर्बी के कवर से भर देते लोग, वरना इसके ऊपर एक कवर चढ़ा देते लोग, कवर है ना वो कि प्लास्टिक टाइप का चर्बी टाइप का कवर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर शाइनिंग बना रहेगा और ये मतलब थोड़ा सा तैलीय चर्बी टाइप का लगल रहेगा। इससे क्या होगा ना कि ये जो गोली जो है जंग
नहीं लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा, ठीक है। और इसको चलाते वक्त क्या करते थे, ये जो कवर है इसको दांत से खींच के निकालना पड़ता था, क्योंकि चिप कवर रहता था, ठीक है। खींच के निकालना पड़ता था। उसके बाद गोली को आप भरिए बंदूक में, बंदूक भर के उसके बाद चलाइए, ठीक है। तो ये जब मालूम चला कि भारतीय लोगों को, भारतीय सिपाहियों को, कि ये जो कवर बना हुआ है गोली का, इसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, जो चर्बी का कवर है। अब तो सूअर से भाई मुसलमान भड़क गए और गाय से हिंदू भाई भड़क गए, ठीक है। दोनों की आस्था भड़कने लगी और दोनों ने भाई कहा कि हम ना भाई इस गोली को चलाएगा, ठीक है। दोनों ने बात मानने से इनकार कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने गुस्सा आया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। और साथ ही साथ में अवध के साथ जो व्यवहार हुआ था, जो अवध के जो मिला लिया गया था सहायक संधि 1856 की, जो अभी कहानी अब लोग जस्ट ऊपर देखें, अवध को मिला लिया गया था। इससे अवध की भी सिपाही जो थे ना भड़के हुए थे कि हमारे एरिया के शासक के साथ दुर्व्यवहार किया गया, ठीक है। नीचे आएंगे तो सैनिक विद्रोह एक वर्ड लिखा है। सैनिक विद्रोह आप सभी जानते हैं कि सैनिक विद्रोह मतलब क्या होता है, कि सैनिक जब एक साथ मिलकर विद्रोह करते हैं तो उसको सैनिक विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि अब होता है असली कहानी शुरू। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। अब सैनिक विद्रोह क्या हो गया, जन विद्रोह बनता है कैसे। नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ कि मेरठ के सिपाहियों ने क्या किया कि बोला कि भैया अब हम ना मानते हो, ठीक है। मेरठ के सिपाही जो थे वो बगावत करना शुरू कर दिए, ठीक है। और मेरठ के सिपाही जो बगावत करते हैं अंग्रेज से क्या कि भैया हम नहीं तुम्हारा बात मानेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो थे वो थे है ना, जब देखेंगे आगे बैरकपुर छावनी के कहानी में तो उसमें आ जाएंगे, ये मंगल पांडे के बारे में देखेंगे लोग। तो मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने आवाज़ उठाया, बैरकपुर छावनी के थे उन्होंने आवाज़ उठाया कि हम ये सब ना चलाएंगे। यहाँ देखें तो लिखा हुआ 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही ने बरेली से दिल्ली की तरफ बढ़े, दिल्ली में आ चुके थे। उन्होंने यमुना को पार कर ब्रिटिश कैवलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। तो ब्रिटिश कैवलरी जो चौकी थी उस पर धावा बोल दिया, ठीक है। तो ये कब की घटना रही, 3 जुलाई की घटना रही। बहुत आगे घटना होगी, पहले इसको एक एक करके देखते हैं। जब मेरठ से दिल्ली तक की जो कहानी बता रहा है कि कहाँ कहाँ क्या किस तरह विद्रोह हुआ। 8 अप्रैल को सबसे पहले युवा जो सिपाही थे उनका नाम था मंगल पांडे, वो बैरकपुर छावनी के थे। 34 नेटिव इन्फेंट्री उसको बोला जाता है, मतलब बटालियन जो बटा रहता है ना, तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में NI है ना, तो 34वें NI के शायद 34 हुआ, ठीक है। तो उसके वे थे कि सिपाही थे, उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि हम भाई नहीं करेंगे, ये चर्बी हम उखाड़ के नहीं लगाएंगे गोली, जो भी करना है कर लो। अंग्रेजों ने नहीं माना, बोला तो करना तो पड़ेगा तुमको। तो ये गुस्सा क्या किया, अपने ही सिपाही पे, अपने ही सिपाही अफसर पर, मतलब अफसर पर क्या किया, गोली चला दी, जिसके कारण इनको पकड़ लिया गया। और पकड़ को इनको 8 अप्रैल को ये घटना करते हैं ना, इनको पकड़ लिया जाता। और जस्ट इसके 1 महीने बाद यानी 9 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल यानी कि 9 मई को इनको क्या किया गया, फांसी पर लटका दिया गया। जिस दिन इनको फांसी पर लटकाया जा रहा है उसी दिन हल्ला हो गया पूरे छावनी में कि भाई साहब वो तो सही तो आवाज़ उठाया ही था। जिसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह सैनिकों ने 10 मई को विद्रोह शुरू कर दिया कि मेरे भाई को लटका दिया गया, कोई गलती थोड़ी किया था। वो तो बोल ही रहा है कि भाई सब ये अब नहीं चलाएंगे, ठीक है, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ठेस पहुंचा रहे हो। अब होता क्या ना, जब लड़ाई शुरू होती है तो लोगों के अंदर में जितना खुन्नस रहता है, जितनी पुरानी बातों खुन्नस रहती है, सब निकाल के लोग मारना शुरू करता है, ठीक है। मतलब कि अब तो सिपाही तो मारना शुरू किया कि तू तो चुट्टा कहीं का 1824 में नियम लाएगा, समुद्र पार जाओ, 56 में ज़बरदस्ती लेके गया है कि नहीं है, सब खार निकालना शुरू कर दिया लोगों ने। अब आम जनता जो थी, जो किसान थे वो भी परेशान थे। वो कहा कि यही मौका है, इसमें हम भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं। वो भी हाथ ना अपना साफ करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद से जो शासक थे उन्होंने कहा कि भाई सिपाही जब हम लोग सपोर्ट मांगे, एक्चुअली क्या होता है कहीं भी लड़ाई हो, अगर मान के चलिए कि अगर सरकार के खिलाफ आप लड़ रहा है, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है और आपके साथ पुलिस प्रशासन आपके साथ मिल जाए, तब आप आसानी से लड़ लीजिएगा और विद्रोह बहुत ज़बरदस्त कीजिएगा। लेकिन प्रशासन अगर सिस्टम के साथ में, जबकि अमूमन तो प्रशासन सिस्टम के साथ रहेगा ही, है कि नहीं है, सरकार के साथ तो रहेगा ही, तब आम जनता डरती है। इसलिए सरकार से नहीं डरती है, डरती किससे, सिपाही से, उसके डंडे से, उसकी पिटाई से, और उसको पकड़ के लेके जाएगा तो उसके साथ क्या व्यवहार करेगा उससे डरती है, ठीक है। तो सिपाही जब यहाँ पर इस क्रांति में पुलिस प्रशासन ही सपोर्ट कर दिया, सिपाही ही सपोर्ट कर दिया आम जनता को, सिपाही ही खोज को मार रहा है अंग्रेजों को, ठीक है। तो आम जनता में तो भाई सब उत्साह तो बढ़ ही जाएगा, आम जनता खुल कर मारना शुरू की, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो इनको 9 मई को याद रखिएगा, इनको फांसी पर लटकाया जाएगा। 10 मई को हल्ला हो जाता, मेरठ में भी सिपाही हल्ला कर देते, ठीक है। तो मेरठ में कूदना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 25 को जो सिपाही था इन्होंने भी हल्ला शुरू किया, 85 को 85 को, तो इनको 10 साल की सज़ा दे दिया गया। क्यों 10 साल को क्या दिया गया, 10 साल को सजा दिया गया कि आपको 10 साल के। अब क्या कि मेरठ के लोग बोला कि एगो चुट्टा कि हमारे तो मंगल पांडे भाई को जेल में डाल दिए, और 85 को बोला लो तो जेल में डाल दिए। सब कोई खिसिया गए, और खिसिया क्या किए, मेरठ का जो जेल था उस जेल को क्या किए 10 मई को तोड़ दिया, तोड़ के मतलब धावा बोल के तोड़ के अपने सभी भाइयों को आज़ाद कर दिया, सैनिक भाइयों को, और अफसरों को वहाँ पर क्या किया, मार के हमला करके मार दिया। और वहाँ पर नारा दिया कि फिरंगियों को यहाँ से बाहर, मतलब देश से बाहर निकालते हैं। और अब इन्होंने सोचा कि हम लोग लड़ रहे हैं, तो हम लोग का एक लीडर तो होना चाहिए ना,
ना, लीडर कोई तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो लीडर होना चाहिए जो कि पूरे देश को एक साथ जोड़ के लेके चले, ठीक है। तो उन्होंने सोचा किसको लीडर बनाया जाए, तो इनके दिमाग में आया कि अभी जो है ना बहादुर शाह जफर जो है यही जो है सबसे थोड़ा सा शक्तिशाली है ना। मुगलों में तो सबसे कमज़ोर था, लेकिन इस हालात के हिसाब से सबसे वही था ठीक ठाक। तो इन्होंने सोचा कि दिल्ली चलते, क्योंकि दिल्ली में ही था जफर। तो दिल्ली की तरफ कूच करती है जो सिपाही थी, सारे सिपाही दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, ठीक है। तो दिल्ली ये निकलते हैं। फिरंगी देखते हैं कि वर्ड लिखा हुआ फिरंगी, फिरंगी का मतलब होता है विदेशियों को, अंग्रेजों के लिए हम लोग बोलते हैं, तो एक तरह से अपमानजनक शब्द था, ठीक है, कि फिरंगी को, ठीक है। तो 10 मई को रात में इस सारे लोग क्या करते, घोड़े पर सवार होकर कहाँ की तरफ चल जाते हैं, उनकी तरफ, वो दिल्ली की तरफ चल जाते हैं। और वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि भैया बहादुर शाह जफर आप काम कीजिए, हम लोग का नेतृत्व कीजिए, आप हम लोग का शासक बनिए और अंग्रेजों को यहाँ मार कर भगाया जाएगा, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो है तैयार नहीं था, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है डरता था। एक्चुअल में क्या था कि बहादुर शाह जफर जो था वो डरता था, ठीक है। बहादुर शाह जफर क्या था, वो डर रहा था, ठीक है। क्या कर रहा था बहादुर शाह जफर, वो डर रहा था, ठीक है। तो वो नहीं मान रहा था, लेकिन जबरन उसको क्या किया गया, सिपाहियों के पर विरोध करने पर, सिपाहियों के आग्रह करने पर, बार बार बोलने पर वो मान लेता है। और उस मान लेने पर वो अपने नेता उनको घोषित कर देते हैं और उससे एक साइन करवा के हर क्षेत्र में एक लेटर भिजवा देते हैं कि अब जो है हम लोग हर क्षेत्र से अंग्रेजों को मार के भागेंगे। यही लेटर जो है ना अनेक क्षेत्रों में जब जाता है तो अनेक क्षेत्रों के लोग जो है, बहुत सारे ऐसे लोग जो थे, बहुत सारे ऐसे शासक थे, वो उनमें घबराहट पैदा हो गई। उनको लगने लगा कि अंग्रेज अगर निकल जाएंगे तो फिर से शासक किसका आ जाएगा, मुगलों का शासन आ जाएगा। यानी कुछ ऐसे लोग थे, कुछ लोग चाहते थे कि मुगलों का शासन नहीं आए, है ना। हालांकि बहुत सारे ऐसे शासक जो चाहेंगे कि मुगलों का शासन क्यों रहे, है कि नहीं है, मुगल ही क्यों आ गया, लेकिन मजबूरी था सिपाहियों के पास कि उन्हीं को आगे लाया गया। और उनके साथ जो लेटर भिजवाया गया हर एक शासकों के पास में, जैसे अवध के पास में, लखनऊ के पास में, है कि नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में, साउथ में भेजा गया, सब जगह भेजा गया। तो सब लोगों ने क्या किया भाई साहब, ये बोला कि उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब मुगलों का फिर शासक आ जाएगा अंग्रेजों का। तो कुछ लोग इस वजह से क्या किए, साथ नहीं दिए, जिससे ये यहीं से शुरुआत हो गई जो 57 की क्रांति जो है कमजोर पड़ना, ठीक है। नीचे आएंगे तो देखेंगे तो ये वही बता रहे कि मुगल को, इन लोगों को डर पड़ गया कि मुगल फिर से क्या हो जाएगा, सत्ता अपने सत्ता जो है कब्जा लेंगे, सत्ता अपना संभाल लेंगे, ठीक है। अब बगावत जो है ना वो पूरी तरह से पूरे देश में फैलने लगी, बगावत फैलने लगा, पूरे देश में हल्ला होने लगा बगावत के लिए। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र ने, जो नाना साहब कानपुर के पास में रहते थे, यानी जो बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, जस्ट अभी हमने पढ़ा, उनका नाम क्या था, नाना साहब, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया, अपने सैनिकों के सहयोग से, है ना, क्योंकि हर जगह के सैनिक सपोर्ट में थे, उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके खुद को क्या किया, पेशवा घोषित कर दिया। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया था और यहाँ पर देख के बच्चों को माथा चकरा गया था कि क्या होगा, ठीक है, पेशवा की क्या घोषित की थी। लेकिन ध्यान से देखिए कि उसके नीचे एक और चीज़ लिखा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार ये क्वेश्चन पूछ दे तो अमूमन लड़कों को लगेगा कि वही आंसर हो जाएगा पेशवा। देखिए उन्होंने क्या किया, अपने का पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तरह के तहत गवर्नर है, बहादुर शाह जफर के तहत क्या है, गवर्नर है। तो उन्होंने ऐलान क्या किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत क्या है, गवर्नर है, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को गवर्नर क्या किया, मतलब अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। पेशवा घोषित करने के बाद वो बोले कि जो बहादुर शाह जफर है उसके तहत हम एक गवर्नर बन जाते। गवर्नर मतलब होता है ना किसी राज्य का मतलब मालिक हो गया, ठीक है ना, सूबेदार, जिसको सूबे का मालिक सूबेदार, यानी उसी को गवर्नर कहा गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे, एक मिनट, उसके बाद देखेंगे तो लखनऊ के जो नवाब थे, है ना, वो थी नवाब वाजिद अली के बेटे जो थे, उनका नाम था, है ना, उनका नाम था बिरजिस कद्रे, ठीक है। बिरजिस कद्रे भी अपने आप को नवाब घोषित कर लिए और वो थे जो वो भी मुगलों के अधीन अपने आप को काम करना शुरू कर दिया। मतलब वो भी बोल अपने आप को, उन्होंने बहादुर शाह जफर को बादशाह मान लिया। मतलब सब अब एकत्रित हो रहे हैं, सब बहादुर शाह जफर के तरफ नतमस्तक हो रहे थे और सब जो है एकजुट हो रहे थे कि यही बादशाह रहेंगे, पहले अंग्रेजों को मार के भगाया जाए, बाद में फरियावता कर लिया जाएगा। तो जो लखनऊ से मोस्टली नाम आता बेगम हजरत महल का, इन्हीं के बेटा थे, है ना, बिरजिस कद्रे, याद रखिएगा, बिरजिस कद्रे इन्हीं के बेटा थे। और इनके पिताश्री के जो नाम था, याद रखिएगा, नाम था इनका नवाब वाजिद अली। तो वाजिद अली और बेगम हजरत महल पति पत्नी हो गए, और ना बेगम हजरत महल और वाजिद अली, उनके बेटे थे बिरजिस, ठीक है। बिरजिस जो थे उनके बेटे थे और उन्होंने बहादुर शाह जफर के सहयोग में अपनी भी सेना उतार दी और अपने भी सैनिक लेके आगे बढ़ चले, ठीक है।
आगे आएंगे तो देखेंगे तो नाना साहब के सहयोगी थे, उनके सेनापति थे तात्या टोपे। तो याद रखिएगा तात्या टोपे कौन थे भैया, तो नाना साहब के सेनापति थे, ठीक है, सेनापति थे। उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ चुनौती देने का फैसला लिए और वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ में वो आगे बढ़ने लगे, है ना। रानी लक्ष्मीबाई के पास जा मिले कौन, नाना साहब जो मिले, और ये सब लोग योजना बना रहे थे कि हम लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं लोग। और यही अंग्रेज भाप गया, यही अंग्रेज जान गया, यही बतवा जान के अंग्रेज हुआ कि सब कोई एक जगह इकट्ठा हो जाएगा ना तो इनकी ताकत हो जाएगी मजबूत, तब हमें इन्हें हराना मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेज आनन फानन में जो जहाँ था वहीं पर उसको रोकने की कोशिश करने लगा। सब अपनी बटालियन को उतार दिया, जगह जगह से अपने ब्रिटेन से भी सेना बुलाना शुरू कर दिया, आर्मी को बुलाना शुरू कर दिया, और जगह जगह उनको क्या किया कि वहाँ बांटने लगा कि इनको जो जहाँ है वहीं पर रोक लो, वहीं पर घेर लो, इनको मिलने नहीं दो, ठीक है। मध्य प्रदेश से याद रखिएगा कौन थे, तो मंडला क्षेत्र से रामगढ़ की जो राजी थे वो कौन थे भैया, तो रानी जो थी वो कौन थी, अवंतीबाई लोधी। तो अवंतीबाई लोधी जो थी वो कहाँ से थी, मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा। उन्होंने भी अपने 400 सैनिकों के साथ ना फौज तैयार करके अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ चली, है ना। तो मध्य प्रदेश कौन थी, राजी अवंतीबाई लोधी। यहाँ देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई का फोटो है, यहाँ कुंवर सिंह का फोटो, और रानी लक्ष्मीबाई लोधी का, ये अवंतीबाई लोधी का भी फोटो होना चाहिए कहीं भी, कहीं ना कहीं तो था, ठीक है। आगे कहीं मिलेगा तो दिखाएंगे आप लोग को। 6 अगस्त 1857 ईस्वी को जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो टाइलर था, उसी को टेलर भी लिखता है ना, टाइलर जो लिखा है, वो कमांडर ऑफ चीफ को लेटर भेजता है कि यहाँ पर माहौल जो है पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, अगर आप समय रहते नहीं संभाला जाएगा तो हम लोग के हाथ से ये सत्ता निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ देखेंगे इनका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, फैजाबाद से कौन थे, तो मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला। याद रखिएगा अगर किसी से सबसे ज़्यादा भड़के थे तो वो अंग्रेज, तो अंग्रेज किसी से सबसे ज़्यादा भड़के तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला थे। इनसे इतनी ज़्यादा भड़के हुए थे अंग्रेज, क्योंकि ये इतना भयानक भड़काऊ भाषण दे देते, ये तो साफ मतलब चाहते थे कि अंग्रेजों को चीड़ फाड़ के खत्म कर दो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इनसे परेशान रहते थे अंग्रेज इन्हीं से, ठीक है ना। तो फैजाबाद के जो मौलवी थे, क्या नाम था उनका, अहमदुल्ला शाह, ठीक है। इन्होंने तो भविष्यवाणी कर दिया कि अंग्रेज जो है, अब अंग्रेज की सत्ता जो है खत्म होने वाली है, देश हमारा आज़ाद होने वाला, ठीक है। बरेली से देखेंगे तो बरेली से सिपाही कौन थे भैया, तो बख्त, सिपाहियों के साथ जो साथ में थे वो कौन थे भैया, बख्त खां, बख्त खां। तो याद रखिए बरेली से बख्त खां कौन थे भैया, बरेली से बख्त खां थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, है ना। सबको जानेंगे। अब बिहार से हमारे जो बाबू कुंवर सिंह ऑल टाइम हमेशा, है ना, क्वेश्चन आने वाला, जो हमेशा क्वेश्चन अभी करेगा। तो बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह थे, जो कि जगदीशपुर में, जब आरा के जो जगदीशपुर है वहाँ के जमींदार थे, और इनसे जमींदारी छीन ली गई थी, जिसके कारण ये भी विद्रोह करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर तो सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज के कब्जे में आ गया। अब क्या हुआ ना कि अंग्रेज जो है ना, अब कंपनी जो है अब धीरे धीरे अपनी शासन जो अपने हाथ में बागडोर संभालना शुरू कर दी। कंपनी जो क्या की, देखिए एक्चुअली में हुआ क्या था, 1857 की क्रांति को फेलियर होने का एकमात्र रीजन था कि यहाँ की बहुत सारी जनता ने सपोर्ट नहीं किया, जैसे कि जो धनिक वर्ग के थे, है ना, उन्होंने पूंजीपति लोगों ने तो सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट कौन कर रहा था, गरीब मजदूर किसान, ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा कि बहुत सारे ऐसे शासक थे, उन्हें डर समा गया कि भाई अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर मुगलों का शासन आ जाएगा। इस डर से उन्होंने क्या किया कि किसको सपोर्ट कर दिया, अंग्रेजों को सपोर्ट कर दिया, ठीक है, कि भाई साहब अंग्रेजी ठीक है, कि अंग्रेजी में शासन में तो हम लोग आराम से जी रहे हैं, लोग किया जाएगा मुगलों को गुलामी करना, ठीक है। तो जिससे कारण क्या हुआ, धीरे धीरे जो है 57 की क्रांति कमजोर पड़ती गई, जिसके कारण सितंबर में फिर से वापस दिल्ली कब्जे में ले लिया गया और मुगल बादशाह को पकड़ लिया गया। और पकड़ के उनको क्या किया गया ना, उनके बेटे को उनके आंखें के सामने गोली मार दिया गया, मैंने खत्म कर दिया, उनके वंश को ही खत्म कर दिया लोग। और उनके पत्नी को और उनको पकड़ के रंगून जेल में भेज दिया गया 1858 में, अगले ही साल पकड़ के भेज दिया गया। और जिसमें 1862 ईस्वी में इनकी क्या हो रही है, मृत्यु हो जाएगी रंगून जेल में। तो रंगून जेल में किनकी मृत्यु होती है, तो एकमात्र बादशाह जिसकी कब्र जो है जेल में है, किसका, तो बहादुर शाह जबल का रंगून जेल में, ठीक है। नीचे आएंगे तो मार्च 1858 तक लखनऊ में अंग्रेजों ने, अब लखनऊ में जो नवाब थे, लखनऊ के जो बेगम हजरत महल थी, उन पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद जून 1858 ईस्वी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको भी हरा दिया गया, उनको भी शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, ठीक है। तात्या टोपे थे वो तो लड़ते रहे, और उन्होंने क्या किया कि आदिवासियों और किसानों के सहयोग से छापामार युद्ध चलाते रहे। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा 1857 की क्रांति में कौन जो था वो छापामार युद्ध चला रहा था, तो दो थे, एक अमर सिंह थे और एक तात्या टोपे। अमर सिंह कौन थे, तो बाबू कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह थे, ठीक है। उन्होंने भी छापामार पद्धति चलाई थी, गुरिल्ला पद्धति चलाई थी, और साथ ही साथ में तात्या टोपे। एक्चुअली में छापामार जो पद्धति थी ये शुरुआत करने वाले कौन थे, तो शिवाजी महाराज जो थे वो शुरू किए थे छापामार गुरिल्ला पद्धति, ठीक है।
तो ये चलाते रहे आदिवासियों के सपोर्ट में और किसानों के सपोर्ट में रह के। ये तात्या टोपे जो कि सेनापति थे किनके, तो नाना साहब के सेनापति थे, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भूस्वामियों ने इनाम का ऐलान, अब अंग्रेज जो है लालच देना शुरू किया। बोले क्या कि भूस्वामियों से, कि आप भूस्वामी मतलब होता है जमींदारों से, कि आपको जमींदारी वापस दे दी जाएगी, अगर आप किसी भी अंग्रेज अफसरों को नहीं मारे होंगे या अंग्रेज किसी भी सिपाही को नहीं मारे होंगे तो आपके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारा आपको इनाम मिलेगा। मतलब लालच दिए, लालच देखिए कि आप लोग विद्रोह रोक दीजिए और हमारे सब सपोर्ट में आ जाइए, सरेंडर बोल दीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने मान लिया और सरेंडर बोल दिया, जिसके सरेंडर बोलने का नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ तो मतलब पूरी तरह से ना एडवांस टाइप के रहते हैं, मतलब यहाँ तो बोलना बेकार है, ठीक है। तो अंग्रेज माने नहीं और अपनी पुरानी नीति के साथ उन्होंने क्या किए, जो सरेंडर बोल दिए उनको भी पकड़ के फांसी पर लटका दिया। ये तो करना ही था, ऐसे बात थोड़ी है। अंग्रेज की बात और चाइनीज सामान पर विश्वास थोड़ी हो सकता है। ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पास किया 1858 में, और ब्रिटिश संसद में यानी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक नया कानून बना कि अब जो है कंपनी जो है शासन नहीं करेगी। अब तक जो है कंपनी शासन कर रही थी, जो कि 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम से जो बनी हुई थी, जो एलिजाबेथ द्वितीय ने जो कि 15 साल के लिए दिया था एक अधिकार, वो जो है 15 साल के एक अधिकार वाला लगातार कंटिन्यू अपना रिन्यूअल करा के भारत में वो कंपनी कब्जा बना चुकी थी। उस कंपनी को बोला गया कि अब तुम हटो, कंपनी हटे तो हटा दिया गया और अब सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट किससे जोड़ लिया गया, महाराजा यानी रानी या राजा जो है भारत पे शासन करेंगे, वहाँ से कंट्रोल करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में सत्ता ले ली और एक इंडियन काउंसिल बना दिया वहाँ ब्रिटेन में भी, और इंडियन काउंसिल बना के वहाँ पर भी एक जो ब्रिटेन में भी भारत के पक्ष में जो बात करने वाली, यानी हर एक जहाँ जो गुलाम देश को बनाए थे ना, उस गुलाम देश का एक मालिक बना दिया ब्रिटेन में और एक मालिक बना दिया उसके देश में, ठीक है। इस तरह अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज क्या किया, अपने पार्लियामेंट में एक ऐसा आदमी को रखते थे जो मतलब इंग्लैंड में बैठे बैठे उस देश को, जो कि गुलाम देश है, उसको देख रहा है। और गुलाम देश के अंदर जैसे भारत के अंदर भी एक हेड बना दिया जो कि पूरे देश का संचालन कर रहा है, ठीक है। तो जो हेड बना था वो भारत में, उसको बोला गया वायसराय, यानी कि अब गवर्नर जनरल का पद हटा के क्या रख दिया गया, वायसराय रख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे रानी को अपना अधिपति स्वीकार करे, मतलब रानी जो मतलब बोला गया कि जो भी लोग अगर चाहते हैं अपनी सत्ता वापस लेना यानी अपनी ज़मींदारी वापस लेना, वो रानी को अपना रानी माने और उनकी गुलामी स्वीकार करे और आराम से शासन करे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोगों ने मान भी लिया और उनके साथ नतमस्तक होकर सर झुका के उनका अभिवादन किया और अपनी फिर से सत्ता जो है वापस ले ली, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो अब उसके बाद से इस लड़ाई से अंग्रेज़ों को ये सीख मिला कि अब जो है अंग्रेजी सेना में जो अवध के, बिहार का, मध्य भारत का और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती नहीं करना है। इसके बदले में क्या, गोरखा को रखना है, सिखों को रखना है और पठानों को रखना है। एक्चुअल में क्या थे, गोरखा, सिख और पठान, ये तो जो थे ना मतलब एक पक्का वफादार थे, सिंपली समझे वफादार थे, चाहे किसी का भी हो वफादार। जैसे कैसे कटप्पा था, कटप्पा मानता था बहुत ज़्यादा बाहुबली को, लेकिन वफादार किसका था, राजा का वफादार था। रानी ने जो क्या नाम था बुढ़िया रानी का, उसने ऑर्डर दी, ठीक है, शिवगामी ऑर्डर दी कि मार दो बाहुबली को, तो उसने मार दिया, वरना मतलब मानते हुए भी मार दिया। वही हाल था कि अंधभक्ति में लीन है ना, अपने राजा के वफादार, उसी को कहा जाता है कि भाई साहब। तो उसी तरह जो गोरखा थे वो वफादार बहुत ज़्यादा थे, जो सिख लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, अपने अफसर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं। पठानी जो होते हैं वो भी जबान के बहुत पक्के होते हैं, वो एक बार ठान लिए तो ठान लिए। तो इन लोगों को बोला गया कि इनकी सेना बढ़ाओ, इन लोगों को बढ़ाओ क्योंकि ये वफादार होते हैं, और ना उसके बदली जो है अवध और बिहार के लोग, खासकर अपने बिहारी लोगों को और यूपी लोगों को हटाओ, क्योंकि ये लोग बहुत खचड़ा है, लोग कब मार देगा घूम के, अभी बोलेगा हाँ ठीक है बिहार में मरबो करता रहेगा, है कि नहीं है। तो बिहारी और यूपी के लोग पर जल्दी कम भरोसा करते हैं, मतलब उस लोगों से कि अगला वाला अगर गद्दारी कर रहा है ना, इस सेंस में बिहारी और लोगों को भरोसा इसलिए कि आप हमारे साथ अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो बिहार यूपी के जो लड़का है सब ना वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बदतमीजी कर रहे हैं ना तो एक न एक दिन आपसे बदला निकालिए लेगा। बहुत थेतर होता है यूपी बिहार का, ठीक है ना, कोई भी हो है ना, लड़का लड़की कोई भी हो, छोड़ता नहीं है, वो कहीं ना कहीं बदला ले ही लेगा। वही हाल था अंग्रेज 1857 के बाद जो लड़ाई हुआ ना, तो समझ गया कि बाप रे मारेगा, सही खुन्नस ढेर दिन रखता है सब। वही दूसरे जो क्षेत्र के थे यानी कि सिख लोग जो थे, जो पठानी लोग थे, जो कि गोरखा लोग थे, वो वफादार थे, उन्हें वो अंग्रेजों अफसरों को के साथ मिल के काम करते थे और उन्हें कोई उतना ज़्यादा ये सोचते नहीं थे, ठीक है।
उसके बाद से सबसे बड़ा दिक्कत हुआ मुसलमानों के साथ कि मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला जो थे इतना ना भड़काए थे मुसलमानों को कि मुसलमान घेर घेर के मारा था सब इस सबको, किसको, अंग्रेजवन को। तो अंग्रेज सबसे ज़्यादा टॉर्चर किए मुसलमानों को, उनके सब संपत्ति को हड़प लिया, बहुत सारे मौलानाओं को तो सीधे पेड़ पर लटका के फांसी पर लटका दिया, बहुत सारी चीज़ें उसमें जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से जो थे उनको कोशिश किया गया कि अपना अस्थिर रहे, नहीं तो उनको भी टपका दिया जाएगा। आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर खुर्दा संग्राम एक लिखा हुआ है। खुर्दा संग्राम के बारे में पढ़ेंगे तो समझ जाएगा कि 1857 से पहले भी एक संग्राम हुई थी, बहुत ज़बरदस्त संग्राम, जिसको खुर्दा संग्राम कहा था। और इस संग्राम जो है खुर्दा समुदाय के जो लोग थे उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा के खुर्दा समुदाय के लोग थे, जिनका राजा था, राजा का नाम था वीर किशोर देव। क्या नाम था भैया? वीर किशोर देव थे राजा, ठीक है। और इन राजाओं ने क्या किया, अपने वही किसानी मामला जो हालत जो राजस्व के खिलाफ में आवाज़ उठाया था। 1803 ईस्वी में उड़ीसा जो था अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। क्या हुआ था? 1803 में उड़ीसा कब्जे में आ गया था और यहाँ का जो जनता थी पूरी तरह से जनता पर ज़बरदस्ती कार्य को थोपा जा रहा था, जिसके कारण जनता पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। और ये अंग्रेज़ों की जो क्रियाएँ थी उससे क्या थी, नाखुश थी। राजा के पूर्व जो सैनिक थे राजा के, उसको पाइक कहा जाता है, ठीक है। तो पाइक लोग जो थे, मतलब राजा का जो पहले के उनके पर्सनल जो सैनिक थे उनको पाइक बोला जाता था। तो पाइक जो लोग थे वो धीरे धीरे अपना प्लानिंग बनाना शुरू कर दिए थे कि राजा के खिलाफ हम लोग विद्रोह करेंगे लोग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, राजा का जो वंशानुगत सेना नायक थे, जिनका नाम था जगबंधु विद्याधर महापात्रे ना ब्रह्मस्वर, उनका ओरिजिनल अगर ये नाम था, उनको लोग प्यार से बोलते थे ना बक्सी जगबंधु, जो एक भिक्षा मान के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अंग्रेजों की शासनकाल आने के बाद अंग्रेज जब उड़ीसा के इन क्षेत्रों में कब्जा कर लिया तो वो राजा का अस्तित्व खत्म हो गया। तो सेना नायक जो थे वो भी छोड़ छाड़ के अपना भिक्षा मान के ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिए, ठीक है। तो भिखारी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनसे ये जो ये लोग मिलना शुरू किए और ये लोग मिल के बोले कि भाई साहब हम लोग युद्ध को शुरू करते हैं, लोग मतलब अंग्रेजों का विरोध करना शुरू करते हैं। जो पाइक लोग थे, पाइक मतलब क्या होते हैं, जो राजा के जो सिपाही थे, ठीक है, उन्होंने इनसे मिला और मिल के सोचा कि हम लोग एक ये अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू करते हैं, है ना। तो वो एक बड़ी षड्यंत्र ग्रुप में बन के उभरा जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया, जो कि कब लड़ा गया, 29 मार्च 1817 को ये लगातार ये युद्ध चलता रहा, ठीक है। ये जो लड़ाई हुआ था ये 1857 से पहले एक बड़ी क्रांति के रूप में जाना जाता था। 1857 क्रांति जो हालांकि बहुत बड़ी रूप से क्रांति हुई, जो अमूमन उसको बनाया जाता है कि दुनिया में बड़ी क्रांतियों में से एक था, है ना, वैसी क्रांति कहीं नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसी पाइका जो विद्रोह था, उसी पाइका विद्रोह में कर मत दो का नारा लगाया गया था। कर मत दो यानी कर मत दो का नारा जो है, आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पढ़ेंगे लोग, ये गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था कि कर ना देने की आह्वान किया गया था। तो नमक कानून तोड़ के, तो आपको लगेगा कि उसी में, लेकिन एक्चुअली में 1817 में ही पाइका विद्रोह में ही ये आह्वान कर दिया गया था, कर मत दो का नारा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो नमक की कीमतों में कमी लाई गई। कर देखो यहाँ नमक का विद्रोह उस समय भी हुआ था। नमक की कीमतों में क्या किया अंग्रेज अब इनके बाद झुकना शुरू किया और नमक की कीमतों क्या किया, कमी लाई। और उसके बाद खुर्दा के राजा के पुत्र जो थे रामचंद्र, उनको क्या किया, स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और उनको पेंशन भोगी बना दिया, मतलब उनको भी पेंशन देने के लिए बात कहा गया। इस विद्रोह को पाइका विद्रोह कहा जाता है, लेकिन पाइका विद्रोह से भी बढ़कर ये विद्रोह था। हालांकि इस पाइका विद्रोह का नाम जाना जाता है, लेकिन एक तरह से ये बहुत बड़ा विद्रोह था। 1857 की तरह भी विद्रोह था ये, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो परम शांति के स्वगारी के साम्राज्य की खातिर, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है चीन के बारे में दिया गया। चीन के जो दक्षिणी भाग था, उन भागों में भी विद्रोह बहुत तेज़ी से फैला हुआ था 1850 और 1860 के दशक के बीच में। तो 50-60 के बीच में जब 1857 की क्रांति भारत में हो रही थी, उसी समय दक्षिण भारत के दक्षिण भारत बोल रहा हूँ, चीन का जो दक्षिणी भाग था, यानी भारत के जो छोटे वाले भाग थे, उन भागों में विद्रोह बहुत तेज़ी से फैल रहा था, ठीक है। वो चीन के साइड में जिनका जो राजा थे, उनका राजा का नाम था हांग जुआंग के नेतृत्व में हजारों, क्या नाम था उनका, हांग जकुआंग के नेतृत्व में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो नीचे आएंगे तो इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इस विद्रोह क्या बोलते हैं, तो ताइपिंग विद्रोह। तो पूछेगा ताइपिंग विद्रोह कहाँ हुआ था, तो चीन के दक्षिणी भाग में हुआ था। राजा कौन थे, तो हांग जकुआंग, ठीक है, हांग जकुआंग थे, जो 1850 यानी 1857 की क्रांति के समय चीन में कौन सा विद्रोह चल रहा था, तो ताइपिंग विद्रोह चल रहा था, ठीक है। ये रहा हम लोग को हो गया कंप्लीट, और ये कंप्लीट हो गया हम लोग का कौन सा, ये एनसीईआरटी का। और जस्ट अभी बिहार बोर्ड का भी अपलोड पढ़ लिया जाएगा, उसको भी इसी के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। कोशिश करूँगा एक ही साथ दोनों अपलोड कर दूँ, नहीं भी अपलोड होगा तो उसका अलग बनाऊंगा। तो दोनों आप वीडियो एक साथ देखते रहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को कि दोनों में क्या अलग है चीज़ें वो समझ आती रहेगी। उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है कि इसमें क्या चीज़ें अलग दी गई, उसमें क्या अलग चीज़ें दी गई है, दोनों में सेम बातें क्या दी गई है। तो दोनों को एक ही साथ अगर अलग अलग अपलोड भी करूँगा तो दोनों को 5 मिनट के अंदर में अपलोड कर दूंगा, यानी कि जस्ट एक ही साथ, क्योंकि दोनों वीडियो एक ही साथ अपलोड होगा, ठीक है। या तो दोनों एक ही में कमेंट रहेगा, दोनों अलग अलग होगा तो
है ना एक ही साथ वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। एक ही प्लेलिस्ट में उसका बना हुआ है ना, जिसमें प्लेलिस्ट आपको 8 क्लास का जो हिस्ट्री करके बना होगा या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करके बना होगा प्लेलिस्ट, उसमें देख लीजिएगा जाकर, सारा वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो 9th क्लास का अमूमन खत्म होने वाला है, हिस्ट्री 10th क्लास खत्म होने वाला है, तो आप सभी इसको देखते रहिए। 1857 क्रांति जो है, अभी जो बाकी है SCRT यानी बिहार बोर्ड वाला, उसको भी हम लोग निपट लेते हैं, ठीक है।